एलआर कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं एलआर मोबिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 का एक टॉपिक हम चालू करते हैं जिसका नाम है प्रायिकता। एनसीईआरटी की सेकंड बुक है जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है एनसीईआरटी प्रायिकता। आज हम उसको चालू करते हैं। देखिए, प्रायिकता आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी होगी, लेकिन कक्षा 10 में आपने केवल प्रायिकता का बेसिक पढ़ा है। लेकिन कक्षा 11 में चूँकि पिछले साल कोरोना था तो उसके कारण कुछ बच्चों की पढ़ाई हुई है या कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है। फिर कक्षा 12 में प्रायिकता और कक्षा 11 में प्रायिकता में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। कक्षा 11 और कक्षा 12 में खासकर प्रायिकता का एडवांस लेवल चलता है, इसलिए प्रायिकता को हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि तो बिल्कुल अब बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो आज आपकी जो क्लास रहेगी वो इंट्रो क्लास रहेगी, प्रायिकता के बारे में बेसिक रहेगा। उसके बाद में कल हम कक्षा 12 का टॉपिक चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायिकता किसे कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं किसे हैं, यानी प्रायिकता की डेफिनेशन क्या है। तो प्रायिकता की डेफिनेशन है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, यानी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। यूं कहे तो संभावना का दूसरा नाम ही प्रायिकता है। मैथमेटिकल में अपन बोल सकते हैं, गणित की भाषा में संभावना को प्रायिकता बोलते हैं। क्योंकि प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी, इसलिए प्रायिकता को सामान्यतः P से दर्शाया जाता है। क्योंकि P से दर्शाया जाएगा तो अभी तक इसमें कोई घटना नहीं आई, इसलिए यहाँ पर P से दर्शाया जाएगा। यहाँ पर बोल सकते हैं घटना E के घटित होने की संभावना, घटना E के घटित होने की संभावना या प्रायिकता होने की संभावना। तो P का मतलब हो गया घटना संभावना, घटना E के घटित होने की संभावना। तो P का मतलब है घटना E के घटित होने की संभावना। बिल्कुल बेसिक चीजें है, मुझे नहीं लगती कि कक्षा 12 में कोई इसका ज़्यादा यूज होने वाला है, लेकिन फिर भी हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चीज़ को लेकर चलेंगे। कक्षा 10 तक हम प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ते थे, P बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी फेवरेबल केसेस, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे E के कुल परिणामों की संख्या, E के कुल परिणामों की संख्या, घटना E के कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों को अपन दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इसी को अपन कह सकते हैं संभावित परिणाम। इसको क्या कह सकते हैं अपन, संभावित परिणाम, यानी जो कितने परिणाम उस घटना के हो सकते हैं। तो ये कक्षा 10 तक हम पढ़े थे प्रायिकता के बारे में, लेकिन बिल्कुल बेसिक है ये। कक्षा 11 या 12 की बात की जाए, कक्षा 11 में पढ़ने वाला बच्चा भी इस चीज़ को देख सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बेसिक से चालू करने वाले हैं। सबसे पहले प्रायिकता के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको थोड़ा सा हमको समझना होगा, तभी हम प्रायिकता का बेस बनाने के बाद भी हम प्रायिकता के एडवांस लेवल तक अपन जा सकते हैं। सबसे पहली बात है यादृच्छिक प्रेक्षण किसे कहते हैं। साथ साथ नोट करते जाइए या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यादृच्छिक प्रेक्षण, यादृच्छिक प्रेक्षण, यादृच्छिक प्रेक्षण, सबसे पहला कीवर्ड है प्रायिकता में यादृच्छिक प्रेक्षण। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, अंग्रेजी में बोला जाएगा इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक परीक्षण का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रैंडम परीक्षण या रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, तो रैंडम परीक्षण का मतलब होता है कि कोई भी टेस्ट या कोई भी जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहा जाएगा जब उसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसके एक से अधिक संभावित परिणाम होने चाहिए, मोर देन एक से अधिक क्या होने चाहिए, आउटकम्स होने चाहिए, एक से अधिक संभावित परिणाम होने चाहिए, एक से अधिक संभावित परिणाम होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसी भी परिणाम के बारे में डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि वही परिणाम आएगा, यानी किसी भी परिणाम के बारे में निश्चित नहीं होते,
निश्चित नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई एनसीईआरटी की कोई किताब की भाषा में नहीं है, अपनी भाषा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई किसी भी टेस्ट को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को यादृच्छिक एक्सपेरिमेंट तभी कह सकते हैं जब उसके एक से अधिक संभावित परिणाम होने चाहिए, आउटकम्स होने चाहिए एक से ज़्यादा। और किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में ये हम कह नहीं सकते किससे पहले, हम घटना से पहले, जब हम परीक्षण करते हैं उससे पहले, परीक्षण से पहले हम ये नहीं कह सकते कि हमारा उसके अंदर आउटकम्स एक्चुअली में आएगा क्या। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल लेकर और थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हम एक पासे को फेंकते हैं, एक पासा फेंकना, एक पासे को फेंका जाता है, इसको फेंका जाता है पासे को। मान लीजिए एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने पर आपको पता है कि क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 या 5 या 6। ये सारे के सारे परिणाम हैं, उनको संभावित परिणाम कहा जाता है। अभी आएंगे हम सैंपल स्पेस के ऊपर भी आएंगे। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, जिसको हम प्रतिदृष्ट समष्टि भी बोलते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो आपके कितने परिणाम हो सकते हैं, टोटल 6 परिणाम हो सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब यहाँ पर इस एक पासे को फेंका जाता है, यानी एक पासे को फेंकना, एक पासे को जो फेंकना है, एक पासे को जो फेंका जाता है, वह जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये इसको हिंदी में बोले तो क्या है, यादृच्छिक परीक्षण है। इसको यादृच्छिक परीक्षण क्यों कह रहे हैं, इसको यादृच्छिक परीक्षण इसलिए कह रहे हैं कि एक जब पासे को फेंका जाता है तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एक से अधिक संभावित परिणाम है। एक से अधिक संभावित परिणाम कौन कौन से हैं कि इसके अंदर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। और किसी भी परिणाम के बारे में प्रयोग से पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रयोग से पहले किसी भी परिणाम के बारे में हम कह नहीं सकते कि कौन सा परिणाम डेफिनेटली आएगा। इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये, एक थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, पासे को फेंकना एक यादृच्छिक परीक्षण है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी प्रकार से टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन, सिक्का उछालना, एक सिक्का उछालना, एक सिक्का उछालना, एक सिक्का उछालना भी क्या है, आपका बिल्कुल रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यादृच्छिक परीक्षण है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं तो या तो क्या आ सकता है, उसका हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, उसका टेल आ सकता है। यानी कितने आउटकम्स हो सकते हैं इसके, 2 आउटकम्स होते हैं, 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो एक से अधिक संभावित परिणाम अगर है तो दूसरी बात यह है कि हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, हम डेफिनेटली ये भी नहीं कह सकते कि टेल ही आएगा। आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो यादृच्छिक परीक्षण है क्या होता है, इसको मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक यादृच्छिक परीक्षण का मतलब हो गया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी कह सकते हैं जब उसके एक से अधिक आउटकम्स होने चाहिए, और किसी भी आउटकम्स के बारे में डेफिनेटली ये नहीं कह जा सकता कि कौन सा आउटकम्स आएगा। दूसरी बात हम बात करते हैं सैंपल स्पेस, इंपॉर्टेंट बात है सैंपल स्पेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, जनरली सैंपल स्पेस ही बोला जाएगा। हिंदी मीडियम की ज्यादातर बच्चे सैंपल स्पेस ही बोलते हैं इसके। प्रतिदर्श समष्टि शायद मेरे हिसाब से कोई बोलेगा नहीं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब सैंपल स्पेस के बारे में पढ़े तो सैंपल स्पेस के बारे में थोड़ा सा एक बार एग्जांपल देता, फिर उसकी डेफिनेशन क्लियर कर देंगे। मान लीजिए एक आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपके पास में कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसको अपन बोल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मान लीजिए उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम है थ्रोइंग ऑफ डाइस, यानी पासिंग ऑफ फेंकना करते हैं, फेंकना। एक पासे को फेंकना क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो एक पासे को फेंकने पर जो परिणाम आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक पासे को फेंकने पर जो इसके संभावित परिणाम आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 तक कोई सा भी परिणाम आ सकता है। इन सभी परिणामों को
इन सभी संभावित परिणामों को अगर एक सेट के रूप में क्रमबद्ध कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। एग्जाम इसको किससे व्यक्त किया जाता है, एस से व्यक्त किया जाता है। तो एस बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी परीक्षण या किसी भी यादृच्छिक परीक्षण या यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को, सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को, सेट को क्या कहते हैं, अपन प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्रतिदर्श समष्टि के बाद में आता है प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट। प्रतिदर्श बिंदु मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास में सैंपल स्पेस है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था। कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट था आपका, ये आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था वो था आपका एक पासे को उछालना। तो पासे को उछालने पर सैंपल स्पेस कितने हैं, सैंपल स्पेस पर आपका 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो सभी आउटकम्स है, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, ये 6 आना, ये सारे के सारे इसके क्या है, ये सारे के सारे इसके प्रतिदर्श बिंदु है। 1 भी क्या है इसका प्रतिदर्श बिंदु, 2 भी क्या है इसका प्रतिदर्श बिंदु है। इसी तरीके से 3 भी क्या है इसका प्रतिदर्श बिंदु है। आगे अगर हम चलें थोड़ा सा, सैंपल स्पेस के बाद में हम बात करें एनएस। एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी प्रतिदर्श समष्टि के अंदर जो आपका सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि के अंदर अवयवों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, सैंपल स्पेस में नंबरों की संख्या। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस का मान कितना है, इसके अंदर नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें अपन बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या क्लियर होता है, प्रतिदर्श बिंदु और प्रतिदर्श समष्टि। उसके बाद में आते घटना। घटना की अपन बात करें, थोड़ा सा समझ लीजिए प्लीज इसको। घटना मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इवेंट। घटना या इवेंट क्या कहलाती है घटना। अगर मान लीजिए आपका एक, ध्यान दीजिए इसको बहुत ही बारीकी से समझिए। मान लीजिए मैं एक बात लिख रहा हूं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। बाय लैंग्वेज लिख देता हूं, यादृच्छिक प्रयोग, या इसी को बोलते हैं परीक्षण। एक यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है पासे को फेंकना। पासे को फेंकना, एक पासे को फेंकना क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और एक पासे को फेंकने के बाद में इसके जो आउटकम्स आएंगे, इसके जो संभावित परिणाम आएंगे, उन सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस। तो एस इसका क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर इस सैंपल स्पेस से संबंधित कुछ घटनाएं बनाई जाए, जैसे मान लीजिए पहली एक घटना है, घटना फर्स्ट। घटना फर्स्ट ये बनाई जाती है हमको, घटना फर्स्ट ये बनाई जाती है कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रक्रिया, 2 से बड़ा अंक। तो 2 से बड़ा अंक आपकी जो घटना है उसी का नाम E1 दे देता हूं। घटना E1 क्या है, 2 से बड़ा अंक। तो 2 से बड़ा अंक क्या आएगा आपका, E1 बराबर क्या आएगा, 2 से बड़ा अंक मतलब है 3 4 5 और 6। घटना E2, दूसरी घटना E2, घटना E2 है आपकी 5 से छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो आपकी जो E2 का सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 1 2 3 और 4। इसी तरीके से घटना E3, घटना E3 बन सकती है आपकी 6 से बड़ा अंक। 6 से बड़ा अंक का मतलब आपका E3 का मान आएगा आपका बिल्कुल 5।
रिक्त समुच्चय का नाम अपन ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो घटना E3 क्या है, 6 से बड़ा अंक आना, यानी 6 से बड़ा अंक इसके अंदर कोई है ही नहीं, तो E3 का मान कितना हो गया 5। और घटना E4 इसको मैं डिफाइन करता हूं 6 या 6 से छोटा अंक, 6 या 6 से छोटा अंक, यानी E4 का जो मान आएगा वो आपका आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 विच इज नाउन एज S। यानी घटनाएं क्या हो गई, यानी घटनाएं जो भी आपकी है वो सारी घटनाएं किसका सबसेट होती है, वो किसका उपसमुच्चय होती है आपकी, सैंपल स्पेस का। सबसेट मतलब उपसमुच्चय, यानी घटना जो है इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यानी घटना क्या होती है, इवेंट किसका, सैंपल स्पेस का क्या होती है, सबसेट। यानी घटना उपसमुच्चय होती है किसकी, प्रतिदर्श समष्टि की। घटना किसका उपसमुच्चय होता है, प्रतिदर्श। यानी कोई भी जो घटनाएं होगी वो सारी की सारी घटनाएं उस यादृच्छिक प्रयोग या यादृच्छिक परीक्षण के से प्राप्त सैंपल स्पेस की क्या होंगे, उपसमुच्चय होगी। तो घटनाएं आपके किसके उपसमुच्चय हो जाएंगी, या आपके सैंपल स्पेस की क्या हो जाएंगी, उपसमुच्चय हो जाएंगी। तो घटना मतलब समझ में आ गया, घटना का मतलब होता है सैंपल स्पेस का उपसमुच्चय। जो भी घटना होगी वो हमारी प्रतिदर्श समष्टि की क्या होगी, उपसमुच्चय होगी। उसके बाद में आपको घटनाओं के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इवेंट, घटनाओं के प्रकार, घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, ऐसा ना समझे कि अभी तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन नहीं लिए जा रहे, लेकिन क्वेश्चन इनके बाद में ही लिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है आपकी। घटनाओं के प्रकार में सबसे पहला मैं ले रहा हूँ, घटनाओं के प्रकार के अंदर श्योर इवेंट, निश्चित घटना, निश्चित घटना, निश्चित घटना, इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब होता है, निश्चित घटना वह घटना होती है जो घटित होगी ही। निश्चित घटना वह होती है जो घटित होगी ही, 100% वह घटना घटित होगी। यानी निश्चित घटना का मतलब होता है वह घटना जो 100% घटित होगी। जैसे मान लीजिए एक आपका परीक्षण है, एक परीक्षण है, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, उछाला जाता है। इसके जो आपका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, आपका H, T। ये एक सिक्के को उछालने पर आपके बन जाएगा सैंपल स्पेस बन जाएगा। इसकी एक घटना है, घटना क्या है आपकी इसकी, देखिए घटना है चित या पट, हेड का मतलब होता है चित। इसकी घटना है, घटना का मतलब इवेंट दे देता हूं कि चित या पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। या का मतलब होता है अथवा, और अंग्रेजी में बोलते हैं और, यानी ये वाला और इसको क्या बोलते हैं या, इसको क्या बोलते हैं अथवा। इसका मतलब होता है या तो चित आ जाए या पट आ जाए। चित आ जाए तो भी हमारी घटना मानी जाएगी, और पट आ जाए तो भी हमारी घटना मानी जाएगी। तो एक सिक्के को उछाला जाता है तो आपके दो परिणाम हो सकते हैं, हेड या टेल। लेकिन ई का मान भी कितना आ गया आपका, H और T आ गया। ई का मान भी कितना आ गया आपका, H और T। तो ऐसी घटनाएं जो घटित होगी, जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना को क्या बोलते हैं अपन, श्योर इवेंट बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। क्योंकि दूसरी घटना है असंभव घटना, असंभव घटना, असंभव घटना, इसको अपन बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब असंभव घटना। असंभव घटना वो होती है जो कभी घटित नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है। अगर एक पासे को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो एक वहां से को जाता है सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें घटना में परिभाषित कर देता हूँ, घटना ई बराबर, घटना ई में परिभाषित कर रहा हूँ तो 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, घटना ई का नाम है 7 से बड़ी संख्या आना। घटना ई का नाम क्या है? 7 से बड़ी संख्या आना। तो 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता की अपन बात करें तो इसके अंदर 7 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं, तो ई का मान किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। तो कोई भी घटना असंभव घटना तब कहलाती है जब वह घटना किसके बराबर हो जाए? 5 के बराबर हो जाए। 5 मतलब होता है रिक्त समुच्चय। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, या इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो असंभव घटना हो गई और निश्चित घटना हो गई। तो मुझे लगता नहीं है कि इनके अंदर तो कोई विशेष प्रकार की आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसके बाद में हम बात करते हैं असंभव घटना के बाद में सिंपल इवेंट, सरल घटना। सरल घटना, सरल घटना हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल इवेंट। सरल घटना या सिंपल इवेंट। सबसे पहली बात की जाए, मान लीजिए सरल घटना किसे कहते हैं, तो फिर वही बात है, मान लीजिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका? 1 2 3 4 5 6। इसमें एक मैं घटना को परिभाषित कर रहा हूँ, घटना ई को मैं परिभाषित कर रहा हूँ, एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता। तो इसका मतलब ई के अंदर आपका जो आएगा वो केवल क्या आएगा? एक। तो इस प्रकार की घटनाओं को क्या बोलते हैं अपन? सिंपल इवेंट बोलते हैं, सरल घटना। सरल घटना का मतलब ऐसी घटना जिसके अंदर केवल एक प्रतिदर्श बिंदु हो। इसमें कितने प्रतिदर्श बिंदु है सैंपल स्पेस के अंदर? सैंपल स्पेस के अंदर 6 प्रतिदर्श बिंदु है। तो घटना ई के अंदर केवल कितना प्रतिदर्श बिंदु है? एक प्रतिदर्श बिंदु है। तो ऐसी घटना जिसके अंदर केवल एक प्रतिदर्श बिंदु हो उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंपल इवेंट या सरल घटना। फॉर एग्जांपल के लिए और एग्जांपल लिया जाए तो मान लीजिए एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार। एक सिक्के को 2 बार उछालना आपका क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इसका सैंपल स्पेस बनेगा H, HT, TH और TT। HH, HT, TH और TT। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो मान लीजिए इसमें घटना में डिफाइन कर रहा हूँ, घटना ई बराबर है दोनों उछालों में चित आने की प्रायिकता, दोनों उछालों में चित आने की प्रायिकता। तो दोनों उछालों में चित आने आपकी क्या है? घटना है। तो घटना ई का जो मान हो जाएगा, जो घटना ई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी HH। तो घटना ई के अंदर केवल कितना प्रतिदर्श बिंदु आ रहा है? आपका एक प्रतिदर्श बिंदु आ रहा है। तो इस प्रकार की घटनाओं क्या बोलते हैं अपन? इस प्रकार की घटनाओं को क्या बोलते हैं? सरल घटना बोलते हैं। दूसरी आपकी उसके बाद सरल घटना के बाद होता है मिश्र घटना, कंपाउंड इवेंट, मिश्र घटना। इसके बाद में हम बात करेंगे मिश्र घटना की, मिश्र घटना, ठीक है, कंपाउंड इवेंट। मिश्र घटना का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो। ऐसी घटना लिख भी देता हूं, चलो, ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक, बहुत ही शानदार तरीके से प्रायिकता को पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा आपको अध्ययन हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जैसे फ्रेम करेगा कि एक मिश्र घटना है, एक साधारण घटना है, सिंपल इवेंट आपका, सरल घटना है, तो आपको थोड़ा सा वहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होने लग जाएगी कि यार मिश्र घटना और सरल घटना में डिफरेंस क्या है। तो ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो, एक से अधिक क्या हो? प्रतिदर्श बिंदु हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? मिश्र घटना। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास में एक घटना है, घटना का मान लीजिए हम घटना एक ले लेते हैं, और घटना नहीं बोल सकते उसको अपन क्या बोल सकते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक प्रयोग है, और प्रयोग वही है आपका क्या कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, और एक सिक्के को 2 बार उछालने पर जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस S बराबर HH, HT,
TH और TT। ये आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा, इससे संबंधित मैं घटना लेता हूं, घटना E। घटना E मान लीजिए मैंने क्या लिया, कम से कम एक चिताना, कम से कम एक चित आना। घटना ई का नाम क्या दे दिया मैंने, कम से कम एक चित आना। तो कम से कम एक चित आने के लिए इसकी जो फेवरेबल केस है, अनुकूल परिणाम बनेंगे ई के लिए, तो इसके अंदर ये भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर तो एक से ज्यादा भी है, ये भी आ जाएगा हमारा क्योंकि इसमें भी एक चित है, इसमें भी एक चित है। तो इसके कितने प्रतिदर्श बिंदु हो गए, 3। तो मैंने क्या बोला था, मिश्र घटना ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो। तो जो ई घटना है, इस घटना ई को क्या बोल सकते हैं अपन, मिश्र घटना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिश्र घटना हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मिश्र घटना आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसी घटना जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, एक से ज्यादा प्रतिदर्श बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं अपन, मिश्र घटना बोलते हैं। अब इसके बाद में आपको जो पढ़ाने हैं उसमें आपका आएगा घटना ए या घटना बी। घटना थोड़ा सा घटनाओं क्या बीज गणित अपन पढ़ रहे हैं, घटनाओं के घटनाओं के प्रकार हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें अगला पार्ट हम पढ़ेंगे घटना ए या घटना बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना या का मतलब क्या होता है और तथा का मतलब क्या होता है। तो घटना ए या घटना बी, इसका मतलब क्या है, या इसको अपन बोलते हैं हिंदी में अथवा, और अंग्रेजी में इसी चीज को बोलते हैं OR वाला और। हिंदी का और अलग है, हिंदी का और होता है। तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना यूनियन होता है सेट के रूप में। क्या होता है इसका मतलब, यूनियन। इसका मतलब यूनियन करना होता है। और तथा का मतलब होता है तथा, या अंग्रेजी में क्या होता है तथा, या इसको क्या बोल सकते हैं और, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एंड। तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्योंकि ये मैं आपसे थोड़ी सी अपेक्षा करता हूँ कि कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा सेट्स के अंदर यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। सॉरी मैंने आपको मार कर दिया। तो अथवा आ जाए या और आ जाए, इसका मतलब हो गया यूनियन करना है। और तथा आ जाए या और आ जाए या एंड आ जाए, इसका मतलब क्या करना होता है, इंटरसेक्शन करना है। तो यदि अपन बात करें, जैसे इसकी बात कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि घटना ए या घटना बी का मतलब क्या हो गया, तो घटना ए या घटना बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किस चीज को व्यक्त करेगा, आपका ए यूनियन बी आपको व्यक्त करेगा घटना ए के घटित होना या घटना बी के घटित होने को, या ए और बी दोनों के घटित होने की को व्यक्त करेगी। इसके अंदर ए घटना घटित हो जाए या बी घटना घटित हो जाए या दोनों घटनाएं घटित हो जाए। तो ए या बी घटना कौन दर्शाएगा, ए यूनियन बी। और घटना ए तथा घटना बी घटित होना, दोनों घटना एक साथ घटित होने की बात करेगा। यानी घटना ए भी घटित हो तथा घटना बी भी घटित हो, इसको व्यक्त करेगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है। और इसके लिए एग्जांपल थोड़ा सा हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पासे को फेंका जाता है। एक, जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक वो चीज क्लियर नहीं होती है। एक पासे को फेंका जाता है, ये क्या है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंका जाता है तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा हमारा, एक पासे को फेंका जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा एक्सपेरिमेंट बनेगा। एक पासे को फेंका जाता है। अब एक पासे को फेंकने पर ये आपका एक्सपेरिमेंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं दो घटनाएं ले रहा हूँ, एक E1 घटना ले रहा हूँ और एक E2 घटना। E1 घटना ले रहा हूँ मैं दो या दो से बड़ी संख्या, और E2 में ले रहा हूँ दूसरी घटना, E2 नाम दे दिया। दूसरी संख्या मैंने ले ली दो या दो से बड़ी संख्या, दूसरी घटना E2 का मैंने नाम दिया दो से बड़ी सम संख्या, या दो से बड़ी सम संख्या, दो से बड़ी संख्या। पहले में है मैंने दो या दो से बड़ी संख्या, और दूसरा मैंने घटना ली है E2 बराबर दो से बड़ी सम संख्या। तो जो कि आपका जो E1 है, E1 का मान कितना हो जाएगा, दो या दो से बड़ी संख्या यानी दो
3, 4, 5 और 6। और E2 जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, E2 जो बनेगा वो बनेगा आपका 2 से बड़ी सम संख्या यानी 4 और 6। तो घटना E1 या घटना E2, घटना E1 का मतलब होता है 2 से बड़ी संख्या आ जाए या 2 से बड़ी सम संख्या आ जाए। तो मैं अगर इस चीज को व्यक्त करूं कि 2 से बड़ी संख्या या 2 से बड़ी संख्या या 2 से बड़ी सम संख्या, सम संख्या 2 से बड़ी संख्या या, ध्यान दीजिए आपकी पहली घटना थी 2 से बड़ी संख्या या 2 से बड़ी सम संख्या को कौन व्यक्त करेगा, E1 यूनियन E2। और इसका जो मान आएगा इसका मान आएगा 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इन दोनों का क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो 2 से बड़ी संख्या या 2 से बड़ी सम संख्या, क्योंकि हमको भी पता है कि 2 से बड़ी संख्या में आपकी सारी संख्या आएंगी कौन सी, 2 से बड़ी सम संख्या आएगी, उसके अंदर आ गई। तो जो E1 यूनियन E2 का मान यहाँ पर ऑब्वियसली क्या बन गया, E ही बन गया। तो इसका मतलब है A या P घटना घटित होना। लेकिन यहीं इसी चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं और यहाँ पर कहते हैं E1 तथा E2 के घटित होने की बात की जाए, E1 तथा E2 के घटित होने की बात हो जाए। घटना E1 तथा, पहले था यहाँ पर या, आप क्या गए तथा, E1 तथा E2 के घटित होना, इसका मतलब 2 या 2 से बड़ी भी हो तथा 2 से बड़ी सम संख्या भी हो। तो इसका मतलब हो गया आपका E1 इंटरसेक्शन E2, जो कि कितना आपका आंसर है 4 और 6, यानी वो ये घटना भी होनी चाहिए जिसके अंदर, और ये घटना भी होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी संख्या इसके अंदर बिल्कुल है और 2 से बड़ी सम संख्या भी ये है। तो तथा का मतलब हमेशा ध्यान रखना एंड का मतलब और या तथा इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। और OR वाला और या अथवा या इसका मतलब होता है यूनियन। तो इन चीजों का थोड़ा सा यहाँ पर क्या रखें, ध्यान रखें। और आगे हम चलते हैं घटनाओं के अंदर। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी। कल पुनः आपके सामने मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।